अंदर से मतलब आवाज़ थी मेरे कि अगर मैं अपने आप को 1 साल और दूं, और वो भरोसा था मुझे खुद पर कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ इस जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में। टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तो अगर आप 1 साल के दौरान 50 से 100 पेपर दिए हैं और हर पेपर के बाद अब अपने आप को इम्प्रूव करते गए हो कि ये क्वेश्चन अगर मुझसे इस टेस्ट में नहीं हुआ, तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि एटलीस्ट ट्राई कि अगर आगे से इस कॉन्सेप्ट का कोई सवाल दोबारा अगले किसी टेस्ट पेपर में आए तो वो मिस आउट ना हो। अगर मैं कहूँ कि मैंने ड्रॉप ईयर में बस पढ़ाई और रेस्ट ही किया, तो बस उसके अलावा मैंने टाइम पास कुछ नहीं किया। मतलब रेस्ट भी अगर आप कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में काम आएगा, क्योंकि आप एनर्जी से फिर पढ़ पाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 24 के एग्ज़ाम अब हो चुके हैं। जैसा एग्ज़ाम हुआ है आपका, हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हों, तो आपको अपनी सफलता की बधाई। लेकिन आज का सेशन उन बच्चों के लिए है जो अपनी जेईई एडवांस की परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हैं और विचार कर रहे हैं कि शायद मुझे अगले साल फिर ड्रॉप करना चाहिए। तो ऐसे बच्चों की हेल्प आज होने वाली है, क्योंकि आज हम एक खास गेस्ट से आपको मिलाने वाले हैं, दीपांशु। वो कहते हैं ना कि आपके अगर सपने हैं तो आपको कोशिश भी करनी चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को सार्थक साबित किया है हमारे गेस्ट दीपांशु ने। तो दीपांशु के आज हमारा डिस्कशन जो होने वाला है, आज उन बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं जो डिसीजन लेना चाहते हैं कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बिना देर के शुरू करते हैं। दीपांशु, कैसे हैं आप? सर मैं काफ़ी अच्छा हूँ। कैसी चल रही है आपकी स्टडीज़? सर बहुत अच्छी चल रही है। आई एम रियली इन अ हैप्पी फेज ऑफ माई लाइफ, और आई एम रियली एंजॉइंग माई लाइफ एट IIT दिल्ली। मैं बच्चों को पहले बताना चाहूँगा कि दीपांशु ने IIT जेईई में 22 में 5,920 रैंक अचीव की है, और वापस से इसने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया था। IIT जेईई 23 एग्जाम दिया इसने, और उसमें इसमें 315 रैंक अचीव की है। तो ये बहुत बड़ा चेंज इसने अपने रैंक में किया है। ये किस तरह से काम किया है वो सब बात करने वाले हैं आज हम। और आज दीपांशु जो है अभी IIT दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो दीपांशु, इंजीनियरिंग कैसे चल रही है आपकी? काफ़ी अच्छी चल रही है सर। IIT में एक वाकई एक अलग ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ। IIT दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग लाइफ है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है रोज़ रोज़। कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, उसके अलावा स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, उसके अलावा कुछ ड्रामा वगैरह भी कर लेता हूँ। तो मतलब काफ़ी मज़े चल रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, मैं कहूँगा। और आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड माई पेरेंट्स एंड एलन, कि उन सब की वजह से मुझे आज ये मौका मिल रहा है IIT में अपनी ज़िंदगी जीने का। वास्तव में आपने अपनी मेहनत से ही अपनी सफलता हासिल कर अपने जीवन को बदला है। तो आज कुछ आपसे क्वेश्चन पूछने, ताकि आपकी मेहनत से आपने जो सीखा है वो बच्चों तक पहुँचे। मेरा शुरुआत यहाँ से करता हूँ मैं, कि जब आपने 2022 का एग्ज़ाम दिया था, और एग्ज़ाम दिया था, फिर रैंक आई थी आपकी 5,920 रैंक आई थी, उस समय दिमाग में क्या चल रहा था आपके? हाँ, तो उस टाइम पे इफ़ आई लुक बैक, तो मैं खुश नहीं था अपने आप से। मैं अपनी तैयारी से ही खुश नहीं था। एक रैंक के बारे में, रैंक से खुश होना या ना होना वो तो एक अलग चीज़ है। मैं सोच नहीं रहा था रैंक के बारे में कि मेरी चाहे 6,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो। मैंने उस बारे में सोचा नहीं था। मैं अपनी तैयारी से ही खुश नहीं था। मुझे अपनी तैयारी में जो कमियां थी वो मैं जानता था कि मैंने कहाँ मिस आउट किया है और क्या मैं बेटर कर सकता था, वो मुझे अंदर से पता था। और मुझे एक अंदर से मतलब आवाज़ थी मेरे कि अगर मैं अपने आप को 1 साल और दूं, और वो भरोसा था मुझे खुद पर कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ इस जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में। क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की थी वो मैं दोबारा नहीं करने वाला था ड्रॉप ईयर में, और मैंने अपने आप को एक मौका दिया कुछ अच्छा करने का। रैंक के बारे में तो मैंने ड्रॉप ईयर में भी नहीं सोचा था कि ये रैंक आ जाएगी या वो रैंक आ जाएगी। मैं सच बताऊं तो इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी उसकी कोई अपेक्षा थी नहीं मुझे। मैं बस पढ़ाई कर रहा था और कभी सोचा नहीं था रैंक के बारे में। हाँ, ये कोशिश ज़रूर की थी कि ठीक ठाक रैंक आ जाए। उसके अलावा अपनी पढ़ाई को ठीक कैसे करूं, ज़्यादा ध्यान उस पर रहता था मेरा ड्रॉप ईयर के दौरान। मतलब आप कहने का मतलब अपनी रैंक से ज़्यादा डिससेटिस्फाई, अपनी बेस्ट नहीं दे पाए, इसलिए ज़्यादा सोचा आपने। एग्जैक्टली। तो ठीक है। तो जब ड्रॉप करने का डिसीजन अपने आप के लिए बहुत बड़ा चांस, मतलब अब 1 साल होता है, तो ये चांस लेना चाहिए। आपके मन में कितना स्ट्रांग डिसीजन था ये? तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो साबित हुआ फ्यूचर ने, एज इट टर्न्स आउट।
बट उस समय की स्थिति की बात करें तो कई बार क्या होता है कि जिस बच्चों को डाउट रहता है कि उनको सजेशन भी मिलते हैं कि अगर तेरे ड्रॉप ले रहा है तो रिस्क है, अभी जो कॉलेज मिल रहा है वो ले ले, तो आपको भी ऐसे सजेशन मिले होंगे, हाँ लेकिन उन्हीं से निकलना होता है ड्रॉप लेने के लिए। हाँ। तो कैसे मतलब उस फेज से कैसे निकले आप? तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यार अगर आपको अपने अंदर से लग रहा है कि आपने अपना 100% डाल दिया है और एक साल अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं पढ़ पाओगे, कि आप उब चुके हो इस पढ़ाई से, पर लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इससे अच्छा कर सकते हैं, तो अपने आप को अगर आप एक मौका देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। मैं कहूँगा कोई भी हानि नहीं है ड्रॉप ईयर लेने में। ये एक साल आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी को बदल सकता है, मैं ये कहना चाहूँगा। और इस एक साल में अब अपने आप को आप मौका तो दे के दीजिए एक। मतलब अगर आपको लग रहा है कि अपनी परफॉर्मेंस आपने बेस्ट नहीं, तो आपको मौका देना चाहिए, और लगता है कि मैंने बेस्ट दे दिया है, तो आपको जो ठीक लग रहा है उस समय एडमिशन ले लेना चाहिए। यस सर, है ना? यस सर। पढ़ने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, तो आपको लेना चाहिए, और डेफिनेटली आपका निर्णय अगर अच्छा रहा, सफल रहा, तो आपकी लाइफ बदल सकती है। यस है ना? अब एक बात और कहूँगा कि यहाँ तक तो अपना ठीक है, आप तो कन्विंस हो गए, लेकिन कई बार पेरेंट्स को भी कन्विंस करना होता है, तो वो आपके लिए कैसा डिसीजन रहा था? तो कैसे आपने पेरेंट्स को बताई बात कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ और मेरा डिसीजन में आप हेल्प करिए, सपोर्ट करिए मुझे? तो मैंने भी जेई एडवांस के बाद जब अपने घर पर बताया कि मेरा मन है ड्रॉप लेने का, तो शुरुआत में तो मेरे भी घर वाले ऐसे ही कह रहे थे कि ले ले यार, अभी एडमिशन ले ले, क्या करेगा एक साल, कहीं एक साल भी वेस्ट ना हो जाए। लेकिन फिर मैंने उन्हें कई बार समझाया कि नहीं, भरोसा करो थोड़ा मुझ पर, और मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा आपको एक साल बाद। तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश की अपने पूरे मन से, और घर वाले कन्विंस हो जाते हैं यार, इतना मुश्किल होता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके घर वाले भी आपकी भलाई ही चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल खुद को कन्विंस करना है, घर वालों से ज़्यादा। उसके बाद अपने डिसीजन को आप अपने अंतर मन में उतारें, खुद मैं जस्टिफाई करूंगा इसको। यस सर। मैं आपको मेहनत करनी, उसके लिए तैयार रहें आपने कन्विंस भी कर लिया अपने आप को भी, फैमिली को भी, लेकिन आप मेहनत करने के लिए पूरा तैयार हूँ। यस सर। मैं इस सीरीज में आगे बढ़ूंगा आपसे कि जब आपने फिर ड्रॉप लेने का डिसीजन बना लिया, फिर आपने एलन आपकी चॉइस में कैसे आया? हाँ, तो जब मैंने ड्रॉप लेने का निर्णय लिया था, तो मतलब मुझे अपने 2 साल की जो मेरी ऑनलाइन तैयारी की थी मैंने, उसमें वो जो कमियां थी, तो वो मुझे पता था कि ऑफलाइन जो एक इंटरेक्शन टीचर के साथ होता है, जो डाउट सॉल्विंग होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी कमी रह गई थी। तो वो कमी पूरा करने के लिए मैं कोटा आना चाहता था, क्योंकि कोटा में पूरा इकोसिस्टम मेरे को वैसा पढ़ाई वाला, डेडिकेटेड एक जेई एडवांस की तैयारी वाला एक इकोसिस्टम मुझे मिलने वाला था। तो और कोटा में जब आने का मैंने निर्णय ले लिया था, तो ऑब्वियसली कोटा में तो एलन बेस्ट है ही। तो फिर कोटा में आने के बाद तो एलन लेने में कोई मतलब देयर आर नो टू थॉट्स अबाउट इट, सो इट वाज अ वेरी सिंपल डिसीजन फॉर मी। ठीक है। अब एक बात होती है कि जैसे ड्रॉप लिया मैंने, ड्रॉप लिया तो मुझे एक बात मुझे पता है कि मैंने क्या क्या गलतियां, ना हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। हाँ सर। तो क्या यहाँ पर भी आपकी पुरानी गलतियों ने आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करी क्या? हाँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी पुरानी गलतियों ने। जैसे कि मैं अगर बताऊं, तो जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था, तो कई चैप्टर्स मेरे बिल्कुल ही वीक छोड़ दिए थे मैंने। उन पे मतलब कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी थी नहीं उन चैप्टर्स की। इनऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री तो मेरा पूरा ही मिस आउट चल गया था, और शायद क्योंकि मैंने कभी कॉन्सेप्चुअल नज़र से केमिस्ट्री को पढ़ा भी नहीं था, इसलिए वो गलती हो गई थी। मतलब बेसिक्स पे मेरा ध्यान नहीं था। कई बार जैसे मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, तो मैंने फॉर्मूले रट लिए, लेकिन उनका डेरिवेशन नहीं किया। फिज़िक्स में भी मतलब रट लिया कोई फार्मूला, तो वो अल्टीमेटली इतना अच्छा साबित नहीं हुआ मेरे लिए। तो जब दूसरी बार मैंने तैयारी की, तो मैंने इन चीज़ों का खास ध्यान रखा कि जो गलतियां करी वापस से इस बार वैसे नहीं करूँगा, मतलब फॉर्मूला ड्राइव करके ही सीखूंगा फॉर्मूला कहाँ से, ताकि कभी भूल जाए तो मुझे पता हो कि फॉर्मूला कैसे आया है। इस बार मेरा ज़्यादा ध्यान था कि बेसिक्स क्लियर किए जाएं सारे, कि कोई भी बेसिक अनटच्ड ना रहे, कोई भी चैप्टर ऐसा बिल्कुल ही वीक ना रहे। मतलब अच्छे से एक पकड़ थी मेरी। जब मैं कहूँगा कि जब मैंने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया, तो एक तरह से हर चैप्टर पे एक कमांड थी मेरी, और कॉन्फिडेंस था, इम्प्रूवमेंट महसूस किया आपने। हाँ, और उसमें वो इम्प्रूवमेंट इसलिए था कि मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने ऊपर से फॉर्मूले देखने और रटने में, वो जो ऊपर से पढ़ना होता है, मैं नहीं कहता कि वो पढ़ना होता है, वो मतलब टाइम पास ही होता है। तो मतलब
अच्छे से पढ़ाई की, मैंने डीप में जाने की कोशिश की, जितना ज़्यादा डीप में मैं जा सकता था, और फॉर्मूलेस के डेरिवेशंस पे ध्यान दिया, और जो टीचर्स ने मुझे एडवाइस दी वो एडवाइस मैं लेता गया साथ साथ। तो कुल मिला के बस यही बेसिक्स पे ही ध्यान दिया मैंने ड्रॉप ईयर में। वही बात है बच्चों, मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अपनी गलतियों से भी सीखो, लेकिन दूसरों की गलतियों से भी जल्दी सीख जाओ आप। अब जो गलतियाँ दीपांशु ने की हैं वो खुद सीखा है, लेकिन अब दीपांशु की बात सुनकर के आप अपनी गलतियों को जरूर सुधारें कि मुझे ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। दीपांशु, तो आप एकेडमिक बात कर लें एक बार अपन। जब आपने जेई की तैयारी करी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से आपको सबसे इंटरेस्ट किस में आता था और सबसे कम इंटरेस्ट किस में रहता था? तो मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में ही ज़्यादा था, और आज भी वो इंटरेस्ट बना हुआ है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ब्रांच भी मैथमेटिक्स है। तो आज भी आई एंजॉय स्टडिंग मैथमेटिक्स, आई वुड से। और तो ये बचपन से ही रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैथ्स में कोई फॉर्मूले रटने नहीं होते, कुछ ज़्यादा मतलब रटने का काम होता नहीं है मैथ्स में। तो मैथ मुझे ठीक लगता था जेई टाइम पे भी। और इसके अपोजिट मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री में इतना मज़ा आता नहीं था, क्योंकि जो उस टाइम पे जिन टीचर्स के अंडर में था, तो उन्होंने कभी कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, या मुझसे ही वो गलती हुई होगी मैं कहूँगा। और थोड़ा रटने पे ध्यान दे दिया था मैंने केमिस्ट्री पे, कि एनसीईआरटी रट लो और ये रट लो वो रट लो, तो रटने वाला सिस्टम आखिर में फेल हो जाता है। तो इसलिए फिर आपने जब ड्रॉप किया तब कैसे पढ़ी केमिस्ट्री फिर आपने? तो ड्रॉप लेने के बाद जो मुझे यहाँ एलन में हमारे टीचर्स मिले, आप भी थे सर, काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले। मैं कहूँगा कि उन्होंने हर चैप्टर में मेरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने पे ज़्यादा फोकस किया, और उनके जो नोट्स थे वो मैं कहूँगा कि बेस्ट नोट्स थे। वो काफ़ी डिटेल्ड में जाके उन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी हमें केमिस्ट्री में। जो आपका सब्जेक्ट गैप रह गया था फिलअप हुआ था यहाँ करके फिर? हाँ, वो पूरी तरह से फिलअप हुआ था। और सिर्फ जो सब्जेक्ट वीक था सिर्फ वही नहीं, जो सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा भी था जैसे फिजिक्स और मैथ, वो और अच्छा हुआ यहाँ के, क्योंकि टीचर्स ने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स बताए। जो मेरे डाउट्स आते थे, हर रोज़ जो डाउट्स आते थे प्रॉब्लम मैं सोल्व करता था, तो डाउट्स जिस तरह से क्लियर हुए मेरे यहाँ आने के बाद, तो इट वाज ऑल यूनिक इन अ वे, आई वुड से। दीपांशु, आपने बहुत अच्छी बातें बोली। मैं यहाँ पर एक बात, मेरा भी अनुभव है, लीडर के बच्चे कई बार जब डिसीजन लेके यहाँ आते हैं तो उनके माइंड में क्या होता है कि मेरी केमिस्ट्री तो ठीक थी, या मेरी मैथ्स ठीक थी, मेरी फिजिक्स जो वीक टॉपिक था, कोई एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट मेरे वीक थे, मैं उन पर ज़्यादा मेहनत करूँगा, बाकी तो मैं देख लूँगा। तो क्या एटीट्यूड इस तरह का ठीक रहेगा? मतलब आपने ड्रॉप लिया है तो केवल वो पढ़ना है कि जो वीक है वो पढ़ना चाहिए क्या? नहीं, ये एटीट्यूड आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है अगर आप ड्रॉप ईयर में भी बस एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स मतलब जितना टाइम आप मैथ्स को देना चाहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप केमिस्ट्री को भी उतना ही देना चाहें, पर किसी सब्जेक्ट को भी छोड़ना नहीं होता यार, थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही रहना होता है। केमिस्ट्री में भी जैसे टीचर्स ने जो होमवर्क दिया वो आपको पूरा करना होता है, और उसके अलावा सेल्फ स्टडी भी केमिस्ट्री में भी करनी होती है। हाँ, वो अलग बात है कि मैथ्स में जितना ज़्यादा टाइम आप सेल्फ स्टडी में देना चाहें, या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में शायद सेल्फ स्टडी की उतना टाइम आप ना दे पाएँ, पर तीनों सब्जेक्ट्स को फिर भी यार प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तीनों सब्जेक्ट्स को ही साथ लेके चलना, तीनों सब्जेक्ट्स के चैप्टर साथ चल रहे होते हैं हमारे, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो हर चैप्टर को चैप्टर बाय चैप्टर हर सब्जेक्ट में आपको साथ लेके चलना होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, तभी आपकी एक अच्छी रैंक आ पाएगी। देखो, आपने जो बात बोली है, मैं आप उसके पहले कुछ बच्चों की थॉट जिनका एक लगता है कि मेरी केमिस्ट्री ठीक है, मेरी मैथ्स ठीक है, वो यहाँ पर आके क्या गड़बड़ी करना शुरू कर देते। कई बार मैं दिन में क्लास तो है, मैं केमिस्ट्री क्लास कभी कभी कर लिया करूँगा, या फिजिक्स की क्लास कभी कभी, मेरा तो मैथ्स वीक है, मैथ्स की सारी क्लासें करूँगा। तो आपने क्लासेस यहाँ पे सारी करी हैं कुछ? नहीं, मैं सारी क्लास करता था, और मैंने आई थिंक एक भी क्लास नहीं मिस की मैंने। एक साल मैंने जब भी ड्रॉप ईयर में यहाँ तैयारी की, क्योंकि अगर कोई चीज़ मुझे आती भी थी तो मैं क्लास में जाके बैठ जाता था, और फिर भी मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही था, या जो मेरी पुरानी नॉलेज थी वो थोड़ी और प्रगढ़ हो जाती थी। तो अब क्लास कभी भी टाइम वेस्ट नहीं है। मैं कोटा में आ रहता था, तो मैंने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं कि क्लास नहीं आते थे, मतलब रूम पे ही रहे, कि उन्हें लगता है कि ये टॉपिक तो मुझे आता है तो क्लास क्यों जाना। तो फिर आई थिंक कि उन बच्चों ने धीरे धीरे वो उन्हें कॉस्ट कर गई, और शायद जितनी उनकी कैपेबिलिटी थी उतनी रैंक वो नहीं ला पाए। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे केसेस देखे हैं अपनी आंखों से।
बिल्कुल। तो बच्चों मैं यहाँ फिर बोलूँगा आपको, कभी भी ऐसा सोच के डिसीजन नहीं लें कि मेरी 2 सब्जेक्ट ठीक है, मैं एक के लिए कोचिंग कर लूँ या एक के लिए रेगुलर काम कर लूँगा, बाकी थोड़ा कम पढ़ लूँगा। अगर आपको फिर ड्रॉप लिया है आपने तो पूरा साल ढंग से प्लानिंग, स्टडी प्लानिंग करनी होगी। ठीक है बच्चों। दीपांशु यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा मैं आपके साथ। एक छोटा सा पॉइंट और आता है कई बार क्या होता है कि हमसे कई बार यूट्यूब पे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक इंक्वायरी आती है कि क्या हम जब ड्रॉप ले रहे हैं खाली हमारा पिछले साल का स्टडी मटेरियल और जो हमारे पेपर मिल जाएं तो मैं काम चला लूँ मेरा क्या, या इसमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है ड्रॉपर के दौरान। मेरे पिछले साल के नोट्स हैं, मैं उनसे काम चला लूँ, या मेरे पास कोई एक पेपर की सीरीज़ मिल जाए, पेपर सॉल्व कर लूँ मैं, इससे काम चल जाएगा? किसी की मेंटरशिप की ज़रूरत होती है यहाँ पर? नहीं, आपको जो टीचर्स होते हैं उनकी मेंटरशिप की ज़रूरत आपको 1 साल पड़ती है वो, क्योंकि 1 साल तक आप अपने बलबूते पर टिक पाएँ ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरा भी टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट था, और जो मेरे पुराने नोट्स थे वो भी मैंने पढ़े थे, पर ज़्यादा फोकस मैंने जो नए नोट्स ड्रॉप ईयर के दौरान बनाए थे तो उन पे ज़्यादा फोकस रहा था मेरा। आपने भी अगर पहले के नोट्स हैं तो वो ठीक हैं, एक बार ही पढ़ लो, पर अगर ऑब्वियसली अगर वो नोट्स सब कुछ होते या इतने अच्छे होते तो ड्रॉप की ज़रूरत क्यों पड़ती? क्योंकि ड्रॉप की ज़रूरत पड़ी है तो एक बार और मेहनत कर लो, एक बारी और शुरू से एक बारी दोबारा नोट्स बना लो, क्या जा रहा है, क्या ही करना है। और एक साल काफ़ी लंबा टाइम है यार, दोबारा नोट्स बना लो मेरे हिसाब से तो। और अब की बार कोशिश करना कि ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा मतलब डीप डाइव करो किसी भी टॉपिक में नोट्स बनाते हुए। दीपांशु, अब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, बहुत आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आप क्लासरूम में कैसे स्टूडेंट थे? बहुत सीरियस रहते थे या मतलब पढ़ते थे? खेल कूद में भी थोड़ा सी मजाक में करते रहना, इसी में बिजी रहते थे कुछ? नहीं, जब टीचर पढ़ाते थे तो मैं जनरली ज़्यादा सीरियस ही रहता था। मतलब ध्यान मेरा, मतलब जो भी टीचर बोल रहा है मैं उस पर मतलब 100% कंसंट्रेशन से पढ़ने की कोशिश करता था, और शायद उसका फ़ायदा भी मिला मुझे। उसके अलावा टीचर्स के साथ हंसी मजाक तो चलता ही रहता है क्लास में। जब हमारे आप जैसे टीचर सर होते हैं तो ऑब्वियसली ये तो टीचर्स का ही रोल होता है कि क्लास का इन्वायरमेंट थोड़ा लाइट कर देते हैं, उससे बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती रहती है। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी आज भी अपने टीचर्स के साथ, और मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी जिन टीचर्स से मैं पढ़ा उन सभी के साथ। चलो, टीचर से दोस्ती भी कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है ये, मतलब कनेक्शन बने हुए अभी आप सब टीचर से, बहुत अच्छी बात है। एकेडमिक प्लानिंग जो हमने एलन ने प्रोवाइड करी थी आपको, एकेडमिक प्लानिंग जो है टेस्ट हुए आपके, उन्होंने आपके गोल को अचीव करने में कितनी हेल्प करी? हाँ, तो ये जो एलन की प्लानिंग थी वो तो सर बहुत ही ज़्यादा मास्टर टाइप की थी, मतलब हाईली मैं कहूँगा स्किलफुल टाइप की प्लानिंग रहती है। जो मैंने एलन में पूरा सिस्टम देखा है एलन का, तो वो आपको हर एक वो चीज़ देंगे जो आपको ज़रूरी हो एक अच्छी रैंक लाने के लिए। आपको कोई भी ऐसी मतलब अनटच्ड नहीं रहेगी आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट जो कि यहाँ पे फुलफिल ना हो। अब वो आपके ऊपर है कि आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो या उसको छोड़ देते हो। आपको मौका पूरा दिया जाएगा यहाँ पे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का, एक रैंक लाने का आपके पास होगा, मतलब पूरा मौका होगा। और मतलब एलन की तरफ से आपको कोई कमी नहीं आने वाली। आप खुद की तरफ से कोई कमी छोड़ दे तो बेशक छोड़ दें, लेकिन एलन पूरा प्रयास करेगा कि एकदम मतलब क्या सुदृढ़ आपकी तैयारी हो जेई एडवांस लेवल की। और आपने टेस्ट वगैरह दिए हैं? हाँ, जो टेस्ट होते थे वो मुझे आज भी याद है। हर दूसरे संडे हमारा एक टेस्ट होता था जो हमने 2 हफ्ते पढ़ाई की उसका हम टेस्ट देते थे, और वो टेस्ट काफ़ी अच्छे थे। मतलब मेरे 1 साल के आखिर में कुछ इतने सारे टेस्ट पेपर्स इकट्ठे हो गए थे, और उनसे बहुत सारे लर्निंग्स भी मिलती हैं यार कि अगर टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो अगर आप 1 साल के दौरान 50 से 100 पेपर दिए हैं और हर पेपर के बाद अब अपने आप को इम्प्रूव करते गए हो कि ये क्वेश्चन अगर मुझसे इस टेस्ट में नहीं हुआ, तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि एटलीस्ट ट्राई कि अगर आगे से इस कॉन्सेप्ट का कोई सवाल दोबारा अगले किसी टेस्ट पेपर में आए तो वो मिस आउट ना हो। तो टेस्ट पेपर बाय टेस्ट पेपर ऐसे भी अगर आप इम्प्रूव करते चलो, और मैं कहूँगा कि पूरे साल आप किसी कोचिंग में टेस्ट दे रहे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के टेस्ट पेपर होते थे। मैं कहूँगा कि जिस लेवल के टेस्ट पेपर हमने यहाँ एलन में देखे थे, जेई एडवांस का लेवल उससे मुझे तो बहुत कम ही लगा था। तो उस लेवल के टेस्ट पेपर जब हम देख के निकले थे यहाँ से, तो मतलब जेई एडवांस में मैं कहूँगा कि मैं काफ़ी इजीली अपने आप को मैनेज कर पाया। मतलब मैं पैनिक नहीं हुआ फिर एडवांस का पेपर देख के कि ये क्या देख लिया मैंने। वो सारी चीज़ें एक बार मैं निकल चुका था
देख वो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं देख चुका था एक बार। अब इतने सारे टेस्ट देने के बाद कई बार ऐसा भी हुआ कि टेस्ट में सर इस बार मेरी परफॉर्मेंस कम आई है, थोड़ा कई बार दिमाग में आता है कि यार मैंने तो ड्रॉप तो ले लिया है, लेकिन अभी मेरा डिसीजन, अपने आप को वापस कैसे रेस में लाते थे आप? तो यार टेस्ट जो होते हैं वो बनाए इसलिए जाते हैं कि आपके नंबर कम आए। कोई आपके फुल नंबर दिलाने के लिए आपका टेस्ट क्यों लेगा? तो वो मेरे भी कम ही नंबर आते थे यार। मेरे तो कुछ आखिर में स्कोर के टेस्ट होते थे, वो मतलब ऐसे लगते थे कि बॉम्ब गिरा रहे हैं हमारे ऊपर, ऐसे मतलब बॉम्बार्डमेंट की जा रही है। इतने मतलब अच्छे लेवल के वो पेपर होते थे। और लेकिन उनका फ़ायदा ही होता है यार, अगर आप ये इतने मुश्किल सवाल और डिफ़िकल्टी से अगर आप पहले निकल जाओ तो वो आपके लिए आगे जाके बेनिफिशियल होता है। और तो टेस्ट में नंबर कमाने से कभी भी डरना नहीं चाहिए यार, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। मतलब आईआईटी में भी कभी हमारे जो पेपर होते हैं वो आज भी मैं इसी अप्रोच से देता हूँ। और मेरे जो आईआईटी में दोस्त हैं उनके अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आ जाते हैं तो मैं यही कहता हूँ यार कि टेस्ट के नंबर ठीक है, पर एज लॉन्ग एज यू आर इम्प्रूविंग, यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू, तो टेस्ट के नंबर तब तक मैटर नहीं करते जब तक आप खुद को सुधार रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं। अगर ये सब आप कर रहे हैं तो टेस्ट के नंबर कम भी आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस चलते रहो, आगे चलते रहो। मैं दीपांशु की बात को कंक्लूड करना चाहूँगा। दीपांशु कह रहा है कि ट्रेनिंग हमेशा हार्ड ही होती है। हाँ, ट्रेनिंग में आपको थोड़ा हार्ड सिचुएशन दी जाती है ताकि आप उस दिन अच्छा परफॉर्म कर सकें। सही कहा मैंने? यस सर। तो दीपांशु में ये टेस्ट के मार्क्स की काफ़ी सारी बात कर दी। हाँ तो सर, और वो ट्रेनिंग अगर मुश्किल ना हो तो फिर मतलब आपने सही जगह अपने आप को कोचिंग दिलाई नहीं है। अगर सही जगह आप कोचिंग दिला रहे हैं तो वो मेक श्योर करेगी कि ट्रेनिंग आपकी डिफ़िकल्टी से की जाए। मैं कह रहा था आपको कि जैसे कभी आपने कहा टेस्ट में कभी स्कोर डाउन आया तो उसमें आपके यहाँ के टीचर्स ने आपको कैसे मोटिवेट किया? यहाँ के फैकल्टीज़ ने आपको किस तरह तैयार किया कि जारी रखो लड़ाई अपनी? हाँ, तो आखिर के तो जो हमारे टेस्ट होते थे उनमें मेरे काफ़ी हुआ मेरे साथ। इस सिचुएशन में मैंने खुद को पाया कि कम नंबर आ गए, रोते हुए गया सर के पास, मतलब कि सर की क्या करूं, इतना पढ़ लिया, ड्रॉप ईयर भी लग रहा है बर्बाद हो जाएगा। तो सर कह रहे थे कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, पढ़ता रहे, अगले टेस्ट में अच्छे आ जाएंगे। ये सर भी कन्विंस करते थे कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल पे अच्छे लेवल का पेपर बनाया था। और वो फिर बताते थे कि हाँ गलतियों से सीखो। वो फिर क्वेश्चन लेते थे और बताते थे कि इस क्वेश्चन में ये अप्रोच लगाई जा सकती थी। मतलब मेरे टीचर्स से मेरा काफ़ी फ्रेंडली वो था, फ्रेंडली रिश्ता था मेरा। तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे और मेरी गलतियों को सुधारते थे और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, मेरे टीचर्स ने। मुझे ध्यान है दीपांशु पिछली बार जब रिजल्ट आया था उस दिन आपको हम कुछ क्लासरूम में लेके गए थे इंटरेक्शन के लिए, तो वहाँ एक दो बातें और आई थी, मैं पूछना चाहूँगा ताकि सब बच्चों को पता चले। इनसे बच्चों ने पूछा था कि क्या आप 17-18 घंटे पढ़ते थे, क्या आपके बैकलॉग नहीं थे, क्या आप मतलब सब कुछ आपको याद है? तो क्या इन क्वेश्चंस का आंसर ये मिथ है या रियलिटी है? सब बच्चों को बताएं थोड़ा। नहीं यार, ये 17-18 घंटे की पढ़ाई तो मिथ ही होती है। मैं अगर खुद को बताऊं तो मैं कोशिश करता था कि पढ़ाई में खुद को इन्वॉल्व रखूं। 7-8 घंटे की तो हमारी रोज़ क्लास ही हो जाती थी सर, सुबह से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। और लेकिन मैं रेस्ट भी करता था, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैंने ड्रॉप ईयर में बस पढ़ाई और रेस्ट ही किया तो बस, उसके अलावा मैंने टाइम पास कुछ नहीं किया। मतलब रेस्ट भी अगर आप कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में काम आएगा, क्योंकि आप एनर्जी से फिर पढ़ पाएंगे। तो रेस्ट करना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम तो देना ही चाहिए। तो मैं मतलब 7-8 घंटे के मेरे लेक्चर होते थे, उसके अलावा 4-5 घंटे मैं सेल्फ स्टडी रोज़ कर लेता था। उसके अलावा थोड़ा बहुत सो लेता था या फिर कुछ रिवाइज कर लेता था। मतलब इतना 17-18 घंटे नहीं होते यार। मतलब कोचिंग और सेल्फ स्टडी मिला के अगर आप 11-12 घंटे दे पा रहे हैं तो उतना तो ड्रॉप ईयर में एक रैंक लाने के लिए रिक्वायर्ड है। देखो उतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी है। लेकिन उसके अलावा रिकवरी के लिए भी टाइम दिया जा सकता है, ऐसी कोई बात है नहीं। बैकलॉग के बारे में कुछ कहो आप, बैकलॉग आपके होते थे क्या? हाँ, बैकलॉग होते थे कि मतलब ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप अपने आप को बैकलॉग से फ्री पाओ। वो मेरे बैकलॉग्स कुछ इस टाइप के होते थे कि जैसे एक चैप्टर हो गया, वो क्लास में नया चैप्टर चालू हो गया, लेकिन पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी अभी बाकी है। तो मैं ये कोशिश करता था कि जैसे नए चैप्टर स्टार्ट होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए मेरी। पर ओबियसली जो वो टारगेट आप सेट करते हो वो कभी ना वो हमेशा पूरा तो नहीं हो पाता। तो सारे क्वेश्चंस भी मैं नहीं कर पाता था, कई क्वेश्चन अनटच्ड आखिर तक रहे,
कई सारा मटेरियल जो एलन ने ही दिया था, कुछ तो वो मटेरियल भी आखिर तक अनटच रहा, मतलब आखिर तक मतलब मैं लगा ही रहा था, और काफ़ी सारा मटेरियल मेरा भी आखिर तक पेंडिंग बचा था। और मटेरियल तो सर जेई एडवांस का इतना है मार्केट में कि आप ख़त्म हो जाओगे, मटेरियल नहीं ख़त्म होने वाला। तो सब कुछ मटेरियल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, एक लिमिटेड रिसोर्सेज पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके और एक अच्छी क्वालिटी के लिमिटेड रिसोर्सेज को आप 100% कंप्लीट कर लो। मैं तो ये स्पेशली कहूँगा आपकी जो गाइडेंस मिल रही है उसके आसपास रहें आप। हाँ, जो आपको आपके टीचर्स गाइड कर रहे हैं रिसोर्सेज से लेकर, बस आप अपने टीचर्स की गाइडेंस के अंदर ही रेस्ट्रिक्ट करें अपने आप को। ज़्यादा मतलब 50 तरह की किताबें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मतलब मैं भी बात अगर कंक्लूड करूँ, बैकलॉग तो होंगे लेकिन क्लोज टू कंप्लीट रखें आप। बैकलॉग ऐसे नहीं बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं रहे, क्लोज टू कंप्लीट, हम आगे पीछे चलते रहें थोड़ा, बस ज़्यादा गैप क्रिएट ना करें बैकलॉग। और ऑलवेज ट्राइंग टू कंप्लीट दैट बैकलॉग। तो वो कोशिश मेरी भी आखिर तक जारी थी, और वो कोशिश करते करते ही मेरी रैंक आ गई। तो यार आपकी भी आ जाएगी, इतना मुश्किल है नहीं। तो बस आखिर तक बने रहें, बीच में छोड़े नहीं कि मेरा वो चैप्टर छूट गया, पूरा ही छूट गया, फिर अगला डिप्रेशन में चले गए, अगला छोड़ दिया कि अब तो मैं मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, वो पिछला चैप्टर छूट गया, अब मुझसे ये नहीं हो रहा। तो प्रयास करते रहें। प्रयास करने वालों की कभी हार होती नहीं, जैसे सर ने भी शुरुआत में कहा। तो इससे रिलेटेड एक कथन और भी है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक बार तमीज से पत्थर तो उछालो यारो। बहुत बढ़िया, शानदार बात बोली आपने। दीपांशु, आप कोटा आए तो अपने शहर से यहाँ कोटा आए, आपको ऐसा क्या मिला कोटा में जो आपको अपने शहर में नहीं मिल पाता? तो मेरे शहर में तो जैसे मैं अपने घर पे अगर रहता तो काफ़ी आरामदायक माहौल मैं कहूँगा कि वो होता, तो शायद उस माहौल में मैं उतनी मेहनत कर नहीं पाता। कोटा में आके मुझे पूरा इकोसिस्टम और जो इन्वायरमेंट था वो पढ़ाई का मिला, और मतलब एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू स्टडी इन अ वे और अदर। तो मतलब थ्योरी क्लासेस से लेके लेक्चर्स से लेके और फिर डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से टाइम में टीचर्स बैठते हैं यहाँ, और उसके अलावा मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ काम था नहीं कोटा में मेरे पास, ना ज़्यादा मेरे दोस्त थे। मतलब घर पे काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस और मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो घर पे शायद मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाता जितनी मैंने कोटा में की। तो यही चीज़ अलग थी मेरे लिए कोटा में, और ऑब्वियसली कोटा का इतना नाम है तो वो किसी कारण से ही है। कहने का मतलब कोटा में जो एनवायरनमेंट है, हाँ, वो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है, आप में एनर्जी भरी रहती है उस समय। ठीक है, देखो कोटा में बहुत सारे नाम मिले हैं कोटा को, कोटा की शिक्षा की काशी भी कहते हैं, कोचिंग हब भी कहते हैं। तो आपके अनुभव से अभी कोटा को आप क्या एक नाम देना चाहेंगे? हाँ, तो ये सारे नाम से मैं फैमिलियर हूँ। मेरे हिसाब से कोटा का एक नाम हो सकता है सिलेक्शंस का खजाना। अरे वाह। अंत में बस इतना पूछूंगा आपसे मैं कि जो जूनियर हैं अभी आपके, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो यार लगे रहो पहली बात तो, और अगर आप एक बार इस प्रिपरेशन से गेट थ्रू हो जाते हो और एक अच्छी आईआईटी में अगर आप हो जाते हो तो वाकई में आपकी ज़िंदगी कुछ और होगी। मैं विश्वास से ये कह सकता हूँ। मतलब देयर इज़ मच टू लुक फॉरवर्ड टू वंस यू गेट इनटू एन आईआईटी, क्योंकि देश के इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ना वाकई में एक अचीवमेंट आपके साथ, पूरी लाइफ आपके साथ ये रहने वाली है। और उसके अलावा कॉलेज लाइफ भी अगर आपको एंजॉय करनी है और मतलब मज़े करने की भी आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर आप आईआईटी में एक बार चले जाते हो। तो एक तो लगे रहना यार, क्योंकि बीच में छोड़ना नहीं है, और एक हर चैप्टर को बेसिक से लेके एडवांस तक करने की कोशिश करनी है। और जितना ज़्यादा डीप आप किसी चैप्टर में, जैसे फिज़िक्स और मैथ का कोई चैप्टर है, तो उसमें जितना डीप खुद को ले जा पाएँ, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर पाएँ उतने करने की कोशिश करते रहें। जैसा पहले भी कहा, प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म तो नहीं होने वाली, पर एक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। और वन चैप्टर एट ए टाइम स्ट्रिक करना है यार अपने आप को। ये नहीं कि जब इलेक्ट्रो चल रहा है तो थर्मो की टेंशन ले रहे हैं, जब थर्मो चल रहा है तो किसी और मैग्नेटिज्म की टेंशन ले रहे हैं। मतलब जब जो चैप्टर क्लास में चल रहा है तो उस टाइम पे उस चैप्टर पर एक कमांड कर लो, और ऐसे करते करते मतलब इस नज़रिए से आप उस चैप्टर को पढ़ो कि अगर आपको रिवीजन का टाइम ना भी मिले तो भी आप पेपर में उस चैप्टर का सवाल ठीक कराएं।
मतलब मैं यही सोचता था कि अगर मैं इलेक्ट्रो पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये सोच के ये टारगेट रहता था मेरा कि जेईई एडवांस में इलेक्ट्रोस्टैट्स का सवाल तो मैं गलत नहीं करने वाला। तो ये फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप हर चैप्टर को लेके चलें, बीच में मत छोड़ें तैयारी। और बस यही है यार, ज़्यादा हाई फाई काम करने होते नहीं हैं, बस सिंपल कामों को ही अगर आप ढंग से कर लें तो मतलब मेरिट रैंक तो कुछ नहीं, आप इससे भी अच्छी काफ़ी आराम से ला सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बहुत बढ़िया बात बोली दीपांशु आपने। अपने जितनी अपने डिस्कशन किया, मुझे लग रहा है आपके अनुभव जब बच्चों तक पहुंचेंगे तो उनको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी कि क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या रियल चीज़ें होती हैं, क्या फैक होती हैं, सारी बातें उन्हें समझ में आएंगी। तो आप आए दीपांशु, में बहुत अच्छा लगा है। जैसा कि आपने कहा, आप हमसे संपर्क बनाए रखते हैं हमेशा ही, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, आप अपने इस सेशन में इन्वॉल्व हुए। It's always an honor, sir, to come back to Kota and relive those memories. Some of them are good as well. थैंक यू। तो बच्चों, सक्सेस की एक खास बात होती है, वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। अच्छे परिणाम एक दो दिन की नहीं बल्कि निरंतर प्रयास का ही प्रतिफल हैं। बस आप मेहनत करते रहें, आपको अपेक्षित परिणाम जरूर मिलेंगे। आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट बच्चों।